हेलो फ्रेंड, वेलकम टू न्यू एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी वर्ल्ड, कलम शून्य से शिखर तक। तो फ्रेंड, आज का हमारा साइंस फिजिक्स में आज का हमारा टॉपिक्स है मोशन ऑफ प्रोजेक्टाइल, यानी प्रोजेक्टाइल मोशन, प्रक्षेप गति। तो दोस्तों, यदि आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि हमारे वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं क्या होता है प्रक्षेप गति। प्रक्षेप गति जब किसी पिंड को एक प्रारंभिक वेग से ऊर्ध्वाधर दिशा से भिन्न किसी दिशा में फेंका जाता है तो वह गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत एक वक्र पथ पर गति करता है। इस गति को प्रक्षेप गति कहते हैं तथा इसके पथ को प्रक्षेप पथ कहते हैं। जैसे देखिए, तोप से छूटे गोले की गति, तोप से जब गोला छूटता है तो वो ऐसे होके जाता है, ऐसे। तो ये क्या हुई? प्रक्षेप गति हुई। ये एक ऊर्ध्वाधर तल है, इस तल से एक देखिए भिन्न दिशा में फेंका गया है ये तोप का गोला, तो ये हुआ प्रक्षेप गति। और देखिए, रॉकेट के ईंधन समाप्त होने के बाद रॉकेट की गति, और हवाई जहाज से गिराए गए बम की गति, और छत पर खड़े होकर क्षैतिज दिशा में फेंकी गई गेंद की गति इत्यादि, ये सभी प्रक्षेप गतियां होती हैं। प्रक्षेप गति को सदैव दो सरल गतियों में वियोजित किया जाता है। प्रक्षेप गति को सदैव दो सरल गतियों में वियोजित किया जा सकता है। पहला ऊर्ध्व गति, पहला क्षैतिज गति हॉरिजॉन्टल मोशन, और सेकेंड ऊर्ध्व गति। ये दोनों गतियां, क्षैतिज गति और ऊर्ध्व गति, प्रायः एक दूसरे से पूर्ण रूप से स्वतंत्र होती हैं। जैसे देखिए, कोई एक गेंद लेकर इसे क्या करते हैं, क्षैतिज में फेंकते हैं। ये गेंद है, क्षैतिज में फेंकते हैं तो कुछ देर बाद ये ऐसे फेंकते हैं तो ये कुछ देर बाद पहले सीधी जाती है, उसके बाद ये कर्व बनाकर नीचे को गिर जाती है। तो देखिए, इसमें क्या होता है, ये गुरुत्वीय त्वरण नीचे की ओर लगता है, ये नीचे की ओर लगता है, और इसीलिए ये पहले क्षैतिज जाते, फिर गुरुत्वीय त्वरण के कारण ये नीचे की ओर गिरने लगती है, ये नीचे की ओर गिरने लगती है। और फिर यहाँ देखिए, गुरुत्वीय त्वरण यहाँ लग रहा है और गुरुत्वीय त्वरण लग रहा है, तो इसकी गति क्या हो रही है, नीचे की ओर बढ़ रही है। पहले क्या था, ये v वेग से फेंका गया था, v1 वेग से इसका प्रारंभिक वेग था, और ये यहाँ पे जैसे ही गुरुत्वाकर्षण से नीचे आने लगी, इसका वेग v2 हो गया। यहाँ पे क्या हो गया, वेग v2 हो गया, हो गया। अब देखिए, ये जो वेग v2 है, इसकी दिशा और परिमाण दोनों वेग 1 से भिन्न है, और देखिए, जो इसमें वेग में परिवर्तन हो रहा है वो भी गुरुत्वीय त्वरण के ही दिशा में हो रहा है, वेग परिवर्तन। इसलिए वेग परिवर्तन अगर निकालना है तो क्या होगा, वेग परिवर्तन डेल्टा v। तो इसमें क्या होगा, इसमें वेग v2 अधिक है, इसलिए वेग परिवर्तन में क्या होगा, v2 माइनस v1 होगा।
V2 माइनस V1, ये हो जाएगा वेग परिवर्तन। तो देखिए इससे स्पष्ट होता है कि गेंद को दिया गया क्षैतिज वेग गेंद में उत्पन्न त्वरण g के कारण उत्पन्न ऊर्ध्व वेग से प्रभावित नहीं होता है। देखिए जो ये क्षैतिज वेग हम दिया है, इस गेंद को क्षैतिज वेग से फेंका है, तो इसमें क्या हुआ, जब ये कर्व पथ से होकर नीचे गिर रही थी तो इसमें जो g के कारण उसका वेग v2 हो गया है। इस g के कारण उत्पन्न त्वरण v2 जो है, ये v2 से v1 प्रभावित नहीं होता है। तो प्रभावित नहीं होता है, तो जैसे देखिए, अतः यदि हम एक गेंद को छत से नीचे फेंकें, छत से नीचे गिराएं तथा उसी समय दूसरी गेंद को क्षैतिज दिशा में फेंकें। एक को हम क्या करें, यहाँ से नीचे गिराएं और एक को क्षैतिज दिशा में फेंकें, तो दोनों गेंद पृथ्वी पर अलग अलग स्थानों पर परंतु एक ही साथ पहुँचेगी। तो देखिए अब आगे देखते हैं प्रक्षेप का पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए दोस्तों, माना कि एक तोप है, तोप से कोई पिंड छोड़ा गया है। तो देखिए, माना कि तोप द्वारा एक पिंड को क्षैतिज दिशा में थीटा कोण पर u वेग से छोड़ा जाता है। देखिए क्षैतिज दिशा में थीटा कोण पर u वेग से छोड़ा जाता है। और माना कि प्रक्षेपण बिंदु जो है, प्रक्षेपण बिंदु क्या है, मूल बिंदु ही है, ओ है। तो क्षैतिज रेखा क्या है, क्षैतिज रेखा OX है और ऊर्ध्वाधर रेखा OY है, ऊर्ध्वाधर रेखा OY है और क्षैतिज रेखा OX है। तो देखिए प्रारंभिक वेग u को क्षैतिज व ऊर्ध्वाधर घटकों में वियोजित करने पर तो देखिए क्या हो जाएगा, क्षैतिज घटक हो जाएगा ux इक्वल टू u cos थीटा, ux इक्वल टू u cos थीटा हो जाएगा, तथा ऊर्ध्वाधर घटक क्या होगा, uy इक्वल टू u sin थीटा हो जाएगा, u sin थीटा। तो देखिए दोस्तों, पिंड की यह गति गुरुत्वीय त्वरण के अंतर्गत है जो कि अचर है तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लगता है। जो गुरुत्वीय त्वरण है वो क्या है, अचर है और नीचे की ओर लग रही है, ऊर्ध्वाधर दिशा में नीचे की ओर लग रही है। तो अतः पिंड को क्षैतिज वेग ux पर त्वरण g का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जो क्षैतिज वेग होगा, इसका क्षैतिज वेग ux पर त्वरण का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, तथा पूरी गति के दौरान जो क्षैतिज वेग होगा वो क्या होगा, अपरिवर्तित रहेगा। परंतु यहाँ पे ध्यान देना, परंतु पिंड का जो ऊर्ध्वाधर वेग uy है, ऊर्ध्वाधर वेग uy त्वरण g के कारण लगातार बदलता रहता है। तो देखिए अब प्रक्षेपित किए जाने के 30 सेकेंड बाद, जैसे हमने इसको प्रक्षेपित कर दिया यहाँ मूल बिंदु से, तो उसके 30 सेकेंड बाद क्षैतिज विस्थापन क्या होगा, 30 सेकेंड बाद क्षैतिज विस्थापन होगा। क्षैतिज वेग क्या है, u cos थीटा है, u cos थीटा इंटू t हो जाएगा, 30 सेकेंड बाद है इसलिए u cos थीटा इंटू t होगा, समीकरण 1। तथा ऊर्ध्वाधर दिशा में विस्थापन को कैसे वो करेंगे, गति के सेकंड समीकरण से ऊर्ध्वाधर विस्थापन, तो यू ऊर्ध्वाधर विस्थापन y इक्वल टू हो जाएगा u sin थीटा इंटू t माइनस हाफ GT स्क्वायर हो जाएगा। तो ये हुआ इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए समीकरण 1 से t का मान x अपान u cos थीटा समीकरण 2 में रखने पर, तो समीकरण 2 में रखने पर ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या होगा, y इक्वल टू u sin थीटा इंटू x अपान u cos थीटा माइनस हाफ t का मान हो जाएगा x अपान u cos थीटा का होल स्क्वायर। तो देखिए इसलिए ऊर्ध्वाधर विस्थापन क्या हो जाएगा, y इक्वल टू tan थीटा
tan थीटा x माइनस जी अपान 2u स्क्वायर कास स्क्वायर थीटा x स्क्वायर हो जाएगा ऊर्ध्वाधर विस्थापन। यह समीकरण x में द्विघात क्वाड्रेटिक तथा y में एक घात है। अतः एक परवलय को प्रदर्शित करता है। स्पष्ट है कि प्रक्षेप पथ परवलयकार होता है, पैराबोलिक होता है। अब देखते हैं दोस्तों प्रक्षेप का उड्डयन काल, फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो देखिए क्या होता है उड्डयन का, जितने समय में पिंड प्रक्षेपण बिंदु O से उच्चतम बिंदु P तक पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा प्रक्षेपण बिंदु की सीध में नीचे आता है, उसे या उस समय को पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। तो जितने समय में, जैसे कोई पिंड गया यहाँ से, ये गया, ये आया, तो जितने समय में ये यहाँ ऊंचाई तक पहुँचा P तक O से, और जितने समय में ऊंचाई तक पहुँचा और नीचे आया यहाँ तक O डैश तक, उतने समय में समय को क्या कहते हैं, पिंड का उड्डयन काल कहते हैं। तो देख लीजिए दोस्तों, जैसे माना पिंड का उच्चतम बिंदु P है, P तक पहुंचने में T समय लेता है। बिंदु P पर पिंड का अंतिम ऊर्ध्वाधर वेग 0 होगा। जब यहाँ पे पिंड आएगा यहाँ पे, तो इसका क्या होगा, ऊर्ध्वाधर वेग 0 होता है। अतः समीकरण v इक्वल टू यू माइनस एटी में v इक्वल टू अंतिम वेग v, y इक्वल टू 0 तथा u प्रारंभिक वेग u इक्वल टू यू वाई यू साइन थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू साइन थीटा माइनस जी टी हो जाएगा। अतः t इक्वल टू हो जाएगा u साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। यानी ये ऊंचाई तक पहुंचने में ही, प्रक्षेपण बिंदु से उच्चतम बिंदु P तक पहुंचने में पिंड कितना समय लिया, t इक्वल टू यू साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। अब देखिए पिंड उच्चतम बिंदु P पर पहुंचकर अपने परवलय पथ द्वारा नीचे आने लगता है। यहाँ से पहुंचने के बाद अपने परवलय पथ द्वारा नीचे आने लगता है। जितने समय में पिंड मूल बिंदु O, प्रक्षेपण बिंदु O से उच्चतम बिंदु P तक जाने में लेता है, उतने ही समय में वह बिंदु P से O डैश तक आ जाता है, जो कि O के ठीक सीध में है। ये O डैश O के सीध में ही है। अतः पिंड का उड़ान का समय या उड्डयन काल क्या होगा, t इक्वल टू 2t हो जाएगा। यानी कि जितने समय में गया है उतना ही आएगा। t इतना था, अब उसका 2t हो जाएगा उड्डयन काल। तो उड्डयन काल यानी फ्लाइट टाइम ऑफ प्रोजेक्टाइल इक्वल टू हो जाएगा 2u साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। ये हुआ उड्डयन काल। तो आगे देखते हैं दोस्तों प्रक्षेप की ऊंचाई। तो अब देखते हैं प्रक्षेप की ऊंचाई, हाइट ऑफ प्रोजेक्टाइल। पिंड के पथ के उच्चतम बिंदु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई को प्रक्षेप की ऊंचाई कहते हैं। जैसे कि देखिए ये है एक पिंड, यहाँ से ये फेंका गया, तो इसमें जो उच्चतम बिंदु है इसकी ऊंचाई को जो h है, इसी को क्या कहते हैं, पिंड प्रक्षेप की ऊंचाई। तो देखिए माना पिंड के उच्चतम बिंदु P को ऊर्ध्वाधर ऊंचाई h है। इस बिंदु पर ऊर्ध्वाधर वेग vy 0 है। ऊर्ध्वाधर वेग जब यहाँ से फेंकेंगे तो यहाँ पे क्या होगा, उसका अंतिम वेग 0 होगा। तो 0 है। अतः समीकरण गति के थर्ड समीकरण v स्क्वायर इक्वल टू यू स्क्वायर माइनस 2gh में v इक्वल टू वी वाई इक्वल टू 0 तथा u यानी प्रारंभिक वेग यू वाई इक्वल टू यू साइन थीटा रखने पर क्या हो जाएगा, u इक्वल टू यू साइन थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2gh। अतः प्रक्षेप की ऊंचाई h इक्वल टू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा अपान 2g होगा। अब देखिए इस समीकरण से स्पष्ट होता है कि जब कोण थीटा इक्वल टू 90 होगा, थीटा इक्वल टू 90 डिग्री होगा, तब पिंड की ऊंचाई अधिकतम h मैक्स होगी।
तथा एच मैक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2g, यानी अधिकतम ऊंचाई का फार्मूला क्या हो जाएगा, यू स्क्वायर अपान 2g हो जाएगा। अब देखिए अधिकतम ऊंचाई तो जब थीटा 90 होगा, क्योंकि 90 का मान जब यहाँ पे रखेंगे तो यहाँ पे साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1 हो जाएगा, इसलिए अधिकतम। अब देखिए अगर थीटा 0 होगा तो क्या होगा, साइन थीटा का मान यानी ऊंचाई बिल्कुल 0 ही रहेगी। यही कारण है कि कोई भी ऊंची कूदने वाला खिलाड़ी अपने आप को क्या करता है, जब वो हाई जंप करना होता है तो अपने आप को ऊर्ध्वाधर, अपने शरीर को ऊर्ध्वाधर दिशा में ही उछालता है ताकि उसकी हाई जंप और अधिक ऊपर तक वो कूद सके। तो देखिए दोस्तों आगे देखते हैं हम अब क्या देखते हैं, प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। तो दोस्तों अब देखते हैं प्रक्षेप का परास, रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल। अपने उड्डयन काल के दौरान पिंड जितनी क्षैतिज दूरी ओ डैश तक तय करता है उसे प्रक्षेप का परास आर कहते हैं। इसका मान क्षैतिज वेग गुणे उड्डयन काल होता है। उड्डयन काल तो क्षैतिज परास यानी रेंज इक्वल टू हो जाएगा यू एक्स इंटू टी। यू एक्स क्या होता है, ये है क्षैतिज वेग, तो क्षैतिज वेग यू कास थीटा इंटू हो जाएगा टी का मान हो जाएगा 2 यू साइन थीटा अपान जी हो जाएगा। इसलिए u इक्वल टू 2 साइन थीटा कास थीटा अपान जी हो जाएगा, और 2 साइन थीटा कास थीटा इक्वल टू हो जाएगा साइन 2 थीटा का होता है इसके इक्वल टू। तो अतः क्षैतिज परास इक्वल आर इक्वल टू यू साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। इक्वेशन नंबर 3। इस समीकरण से स्पष्ट है कि अधिक क्षैतिज परास के लिए साइन 2 थीटा का मान 1 अर्थात 2 थीटा इक्वल टू 90 डिग्री, अतः थीटा इक्वल टू 45 डिग्री होना चाहिए, क्योंकि यदि साइन 2 थीटा इक्वल टू 1 होगा मान तभी यू स्क्वायर अपान जी होगा, तो ये अधिकतम परास होगा, तो इसीलिए थीटा इक्वल टू 45। अतः पिंड अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री पर प्रक्षेपित किया जाना चाहिए। इस कंडीशन में अधिकतम क्षैतिज परास क्या होगा, आर मैक्सिमम इक्वल टू यू स्क्वायर अपान जी होगा। देखिए नोट, यही कारण है कि क्षैतिज परास, यही कारण है कि पृथ्वी पर लंबी कूद लॉन्ग जंप करने वाला खिलाड़ी पृथ्वी से 45 डिग्री के कोण पर उछलता है लॉन्ग जंप के लिए, वो तभी तो उसका अधिकतम क्षैतिज परास ऐसे होगा तो अधिकतम क्षैतिज परास प्राप्त करेगा। तो समीकरण 3 में देखिए, समीकरण 3 में यदि थीटा के स्थान पर 90 डिग्री माइनस थीटा रखें तब क्या होगा, जैसे थीटा रखे थे अभी तक, थीटा क्या रखे थे 45 डिग्री, अब 90 माइनस थीटा रखें तब क्या होगा, आर इक्वल टू यू स्क्वायर साइन टू 90 माइनस थीटा अपान जी, यू साइन 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 180 माइनस 2 थीटा अपान जी, तो हो जाएगा क्या 2 यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी हो जाएगा। देखिए 180 माइनस थीटा इक्वल टू क्या होता है 2 थीटा होता है, तो इसलिए साइन 2 थीटा अपान जी हो गया। तो देखिए यहाँ से क्या पता चलता है, यदि थीटा 90 माइनस थीटा रखे तो भी क्षैतिज परास जो पहले था, ये जो पहले था यू स्क्वायर साइन 2 थीटा अपान जी था, वही फिर प्राप्त हुआ यू साइन 2 थीटा अपान जी हुआ। तो इससे स्पष्ट होता है कि पिंड को चाहे थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें अथवा 90 माइनस थीटा कोण पर प्रक्षेपित करें, दोनों दशाओं में क्षैतिज परास वही रहता है। अब अतः मान लीजिए किसी फुटबॉल को 30 डिग्री पर किक करें या उसे 60 डिग्री पर किक करें, पुनः वह उतनी ही दूरी पर गिरेगी, दोनों कंडीशन में उतनी ही दूरी पर गिरेगी। यद्यपि वो अगर 60 डिग्री पर किक करेंगे तो वो वायु में अधिक समय तक रहेगी। तो दोस्तों कुछ नोट्स देख लेते हैं। तो देखिए, यदि कोई पिंड ठीक पृथ्वी तल की बजाय
तल से कुछ ऊपर उठाकर फेंका जाए, तब पृथ्वी पर अधिक क्षैतिज प्रकाश प्राप्त करने के लिए पिंड को 45 डिग्री के कोण से कुछ कम कोण पर फेंकना चाहिए। यानी कि पृथ्वी पर ना होकर पृथ्वी से कुछ ऊंची पर कोई वस्तु हो, वहाँ से उसको फेंकी जाए तो उसे कितने कोण से 45 डिग्री से कम कोण पर फेंकना चाहिए। जैसे कि भाला फेंक देखिए हाथ में हमारे होता है, ना कि पृथ्वी के तल से होता है, हमारे हाथ में कुछ ऊंचाई पर होता है। भाला फेंक तथा चक्का फेंक में खिलाड़ी अधिकतम क्षैतिज प्रकाश प्राप्त करने के लिए क्षैतिज दिशा से 45 से कुछ कम कोण पर फेंकते हैं। तो इसी प्रकार देखिए ये है प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होने की कुछ सीमाएं। तो देखिए कुछ सीमाएं क्या है कि प्रक्षेप का पथ परवलयाकार होगा। किसी भी प्रक्षेप का पथ परवलयाकार तभी होगा जबकि प्रक्षेप का त्वरण मान तथा दिशा अचर हो तथा त्वरण की दिशा प्रक्षेप के वेग की दिशा से भिन्न हो। पृथ्वी के तल से फेंके गए प्रक्षेप का त्वरण गुरुत्वीय त्वरण होता है तथा यह निम्न सीमाओं के अंतर्गत ही अचर रह सकता है। वो सीमाएं क्या हैं? फर्स्ट नंबर देखिए, प्रक्षेप बहुत अधिक ऊंचाई तक नहीं जाना चाहिए, अन्यथा जी का मान घट जाएगा। और सेकंड नंबर देखिए, प्रक्षेप का प्रयास बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, अन्यथा गुरुत्वीय त्वरण जी का मान बदल जाएगा। तीसरा नंबर देखिए, प्रक्षेप का प्रारंभिक वेग बहुत अधिक नहीं होना चाहिए, जिससे कि वायु का प्रतिरोध नगण्य रहे। अधिक इससे स्पष्ट होता है कि इन सारी कंडीशन से स्पष्ट होता है कि तोप से छूटे गोले का पथ तो इससे स्पष्ट होता है कि तोप से छूटे गोले का पथ तो परवलयाकार होता है, परंतु बहुत दूर मार करने वाली मिसाइलों का गमन पथ परवलयाकार न होकर दीर्घवृत्ताकार एलिप्टिकल होता है। तो दोस्तों आज की वीडियो हमारी यहीं तक। आपको कैसे हमारी वीडियो लगी प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। और दोस्तों यदि आप अभी तक हमारे चैनल स्टडी वर्ल्ड को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। तो चलिए दोस्तों, थैंक्स फॉर वाचिंग। तब तक अपने नेक्स्ट वीडियो तक के लिए बाय बाय।